जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एडी एग्जामिनेशंस। मेरा नाम है राजीव शर्मा और रोज की तरह आज भी हम करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो हमारे लिए टारगेट है अभी 2026 फर्स्ट सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन जो अप्रैल में होने वाला है, यानी कि अब से लगभग हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं। तो उसी की प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स जो डेली न्यूज से हम निकाल करके आपके सामने ला रहे हैं, उसी सीरीज में अगला वीडियो आज हम देखेंगे। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम उनके बारे में कुछ डिटेल जो फैक्ट्स हैं उनको कवर अप करते हैं। बच्चों, आज का पहला जो टॉपिक है हमारे सामने फिर से एक डिफेंस एक्सरसाइज है। पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हमने डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा है, जिसमें अभी हम अस्त्र शक्ति, त्रिशूल, सेंटिनल स्ट्राइक के बारे में पढ़ चुके हैं और अब आज जो एक और डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो रिसेंटली न्यूज में रही है, उसका नाम है वायु समन्वय सेकंड, यानी कि वायु समन्वय 2। अब सबसे पहला कंफ्यूजन तो इसके नाम से क्रिएट होता है कि अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन ही आ जाए कि वायु समन्वय जो है भारतीय सेना के किस अंग द्वारा की गई है, मतलब ये जो अभ्यास है, ये जो सैन्य अभ्यास है, वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के किस बेसिकली फोर्स द्वारा किया गया है, एयरफोर्स द्वारा किया गया, आर्मी द्वारा किया गया या नेवी द्वारा किया गया है। तो नाम से सुनने में थोड़ा सा वायु समन्वय है, लाइक टाइप ऑफ एयर कोऑर्डिनेशन, राइट। तो वायु समन्वय एयर कोऑर्डिनेशन या एयर कोऑपरेशन मतलब एयरफोर्स ने की होगी। तो सबसे पहले तो गलती यही हो जाती है बेटा, इट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द एयरफोर्स, इट इज परफॉर्म्ड बाय इंडियन आर्मी। पहली चीज है ना, पहला फैक्ट तो हमें ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट इसमें हमें क्या याद रखना है कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना, वो है आर्मी के भी सदर्न कमांड में, है ना। आर्मी के जो कमांड्स हैं इंडिया में, उसमें सदर्न कमांड जो आता है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां लगता है, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। सदर्न कमांड ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, राइट। एक्सरसाइज को वायु समन्वय नाम क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द एयर ऑपरेशंस ऑफ आर्मी। ये काउंटर ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, अटैक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, विच आर विद द यूज ऑफ ड्रोन्स, राइट। तो ड्रोन ऑपरेशंस और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, एक हो गया ड्रोन अटैकिंग ऑपरेशन, एक हो गया काउंटर ड्रोन ऑपरेशन। इन दोनों की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। पहला फैक्ट तो हमें यह कवर करना है इसमें कि पहली चीज ये एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड यानी कि भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमांड द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा फैक्ट हमें जो इसमें याद रखना है वो क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन आर्मी को नेक्स्ट जेनरेशन वॉरफेयर यानी अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार करना। अगली पीढ़ी का युद्ध यानी कि दैट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, राइट। वॉरफेयर में अब लगातार टेक्नोलॉजीज का यूज होना और उन नई टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने जवानों को अपडेट करते रहे, उनके यूज और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हम अपनी स्टडीज को डेवलप करते रहे इन द डिफेंस फील्ड एज वेल। तो इसमें हम लोग क्या शामिल कर रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ ड्रोन एंड द काउंटर ड्रोन सिस्टम। ऑपरेशंस ऑफ ड्रोन लाइक ड्रोन अटैकिंग मोड में। दूसरा काउंटर ड्रोन सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या होगा कि हम अगर हमारे ऊपर ड्रोन का अटैक हो जाता है तो हाउ वी विल काउंटर इट, हम किस तरीके से उसे रोकेंगे, हम किस तरीके से उसे खत्म करेंगे, राइट। ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इस बात को ध्यान रखना। कहां? राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट पर, अगेन सेम पाकिस्तान के बॉर्डर पर। कुछ नहीं करना, बलूचिस्तान बेचारे वैसी उनकी ऐसी तैसी करने पर डले और बलूचिस्तान में और तालिबान ऊपर से और चढ़ चुका है। वहीं बलूचिस्तान के रास्ते अगर हम भी त्रिशूल, सेंटिनल स्ट्राइक और अब वायु समन्वय, तीन स्ट्राइक्स को मतलब तीन एक्सरसाइज को एक साथ करना, समझ सकते हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहले की क्लासेस में भी अपन धो चुके पाकिस्तान को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मल्टी डोमेन फ्यूजन है बेटा। ये भी एक से ज्यादा डोमेन पर काम किया जा रहा है, मतलब लैंड पर भी काम किया जा रहा है, एयर पर भी काम किया जा रहा है। बेसिक पार्ट है कि लैंड और एयर में कम्युनिकेशन जो है उसमें एक कोऑर्डिनेशन आए, उसमें एक कोऑपरेशन डेवलप हो, ताकि वॉरफेयर के समय, किसी भी युद्ध के समय जमीनी और हवा में चलने वाली लड़ाइयां और उनके बीच जो उनकी कमांडिंग यूनिट्स यानी कि उनकी नियंत्रक टुकड़ियां हैं, उनके बीच समन्वय में, उनके बीच कोऑर्डिनेशन में किसी भी टाइप का कोई गैप ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें अच्छे रिजल्ट्स वॉर के टाइम मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए रेडी करना इंडियन आर्मी को, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, राइट। जैसे ड्रोन्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, राइट। तो इस एनवायरनमेंट को डेवलप करना है। फिर जाहिर सी बात है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये अमृत भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा सकता है, आप ऐसा मान सकते हो। सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से। तो सेल्फ रिलायंस के लिए फ्यूचर यूज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे देश में बन रही है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज है उनको एनहांस किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और
उनके डेवलपमेंट के साथ साथ उनके यूज को भी बढ़ावा दिया जाए, उनके ट्रस्ट को डेवलप किया जाए, राइट। एक्सेलरेटेड इंडक्शन टू मीट फ्यूचर एयर थ्रेट्स, भविष्य के जो हवाई हमलों के हमारे ऊपर खतरे हो सकते हैं उनके लिए हम कितना रेडी हैं। मैंने बताया ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इजराइल या हमास का वॉर देख लो, या इजराइल हिजबुल्ला का वॉर देख लो, या इजराइल और ईरान का वॉर देख लो, या रशिया या यूक्रेन का वॉर देख लो, या आर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर देख लो, या कि फिर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर देख लो। एक चीज बहुत कॉमन हो गई साहब, क्या? हवा के मार्ग यानी कि एयरवेज को सिक्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब जो वॉरफेयर है या जो वॉर टेक्निक्स हैं वो जमीनी नहीं रही कि सेना एक जगह से दूसरी जगह घुस रही है या टैंक्स का यूज किया जा रहा है। दैट इज द एरा ऑफ मिसाइल्स ओनली। हमने इन सारे वॉर्स के एग्जांपल्स में मिसाइल्स का जो परफॉर्मेंस देखा है और मिसाइल्स के जो रिजल्ट्स देखे हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं दैट हाउ दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, हाउ दीज आर इन द ग्रेटेस्ट नीड फॉर एनी नेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, लैंड और एयर दोनों में, जमीन और हवा दोनों में। दूसरा ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, राइट, सबसे ज्यादा, इसलिए इसका नाम वायु समन्वय है। क्यों? क्योंकि ये ड्रोन यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जा रहा है। जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? बेसिकली एक अंतर संचालनीयता कहते हैं इसको। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है संचालनीयता, राइट, संचालन करना, संचालनीयता, इसको अंतर संचालनीयता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कह लो कि आर्मी में अंदर उसकी डिफरेंट टुकड़ियां जो हैं, यूनिट्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, राइट, ताकि वो एक दूसरे के कमांड्स को अच्छे से समझ पाए, वो एक दूसरे के साथ जुड़ पाए और एक बेटर परफॉर्मेंस, एक टीम वर्क के फॉर्म में, एक मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली इंस्टीट्यूशन के रूप में या एक टीम के रूप में हम डेवलप हो पाए, राइट। तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है इस एक्सरसाइज का। चलिए इस एक्सरसाइज के बारे में इतना काफी है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। मैं चाहूंगा कि इस पर तो भैया आप स्टार लगा लो, चांद सितारा बादल बिजली जो रखना रख लो, लिख लेना इंपॉर्टेंट IMP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसका फुल फॉर्म होता है इनको मत पढ़ना। जरूरी है ना, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा अगर एग्जाम में आ गया, इसलिए मत पढ़ो, है ना, इनको नहीं पढ़ना अपन। खैर ये क्या बोलता है? गोगाबील जो दिखाई दे रहा है टॉपिक, गोगाबील लेक, गोगाबील झील बिहार के कटिहार में आती है। कौन सी झील है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार। कौन सा? बिहार। भैया चुनाव भी है बिहार में इस महीने, पता है, चुनाव भी है बिहार, तो वैसे भी करंट अफेयर में। और एक और चीज आ गई क्या? बिहार के कटिहार जिले में एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाने जाने वाली, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता समझते हो? जैव विविधता क्या मतलब होता है इसका? दुनिया भर में पाई जाने वाली फ्लोरा और फौना स्पीशीज जो होती हैं, यानी कि पशुओं और वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग हैं, अपने किंगडम में अलग अलग हैं, अपने जीनस में अलग अलग हैं, अपने स्पीशी, अपनी फैमिलीज में अलग अलग हैं। जैसे हम ह्यूमन है ना, हमारे अंदर अपने इंटरनल डिफरेंशिएशन तो है ही, बाकी ऑल अदर लिविंग एलिमेंट से भी हम अलग अलग हैं, तो हम सब आपस में अलग अलग हैं, है ना। ये बायोडायवर्सिटी होती है, एक ही प्लेनेट पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मिलना, अलग अलग प्रकार के जीवनों का मिलना, ये जरूरी है, इसे सिक्योर करना होता है हमें। एक छोटा सा बैक्टीरिया भी आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं कि अगर धरती पर घास नहीं उगेगी तो बकरी क्या खाएगी, और अगर बकरी कुछ नहीं खाएगी तो बकरी मर जाएगी, और बकरी मर जाएगी तो शेर क्या खाएगा, तो शेर का भी खाना खत्म, तो वो भी मर जाएगा। ये एक फूड चेन है, ये बायोडायवर्सिटी को शो कर रही है। मतलब एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एनिमल या लिविंग ऑब्जेक्ट जो हमारे प्लेनेट पर है, वो हर एक लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है? इंपैक्ट करता है, मानो ना मानो, है ना। मॉस्किटो, छोटा सा मच्छर या छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी आपके लिए बहुत जरूरी है। डीकंपोजर्स जो होते हैं, विघटनकारी जीव, वो भी आपके लिए जरूरी होते हैं, है ना। तो ये बायोडायवर्सिटी से बचाना जरूरी है। आप देखते हैं जैसे कि टाइगर्स हैं, अगर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए, पेंगोलिन एंडेंजर्ड है, वल्चर्स, फ्लाइंग वल्चर्स, उड़ने वाले गिद्ध एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय या विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल हो गए, हम क्यों इनके लिए चिंता कर रहे हैं? क्योंकि भैया वी नो कि ये हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। तो इस बायोडायवर्सिटी को बचाना जरूरी है, और इस मामले में गोगाबील लेक को एक इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है। करंट अफेयर इसमें कहां आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि भैया इसे भारत का 94वां 94th रामसर साइट का दर्जा मिल गया। रामसर साइट क्या होती है उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले झील के बारे में दो तीन चीजें देख लेते हैं। पहला, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ये झील जो है दो नदियों के जोड़ से बनी है, दो नदियों के मिलने पर बनी है, उनको जोड़ रही है। इसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर महानंदा और कनखर नदी आती है।
महानंदा और कनखर नदी आती है, और साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व में गंगा नदी से जुड़ती है। बाढ़ के समय जब फ्लड आता है तो इसका वाटर लेवल सरफेस के ऊपर आ जाता है, तब ये महानंदा और गंगा के रूप में बहती है, इक्वल होकर दोनों में, है ना। ये ऑक्सबो लेक है, इसलिए मैंने दो नदियों से जोड़ बताया, महानंदा और गंगा से, ध्यान रखिएगा। ऑक्सबो लेक होती क्या है, किसी को नहीं पता होगा, अगर जुए होते हैं ना, वो गाय बैल के गले में बांध देते हैं, वो घंटी छोटी छोटी जैसी, छोड़ो, आप तो दूसरे तरीके से समझो। हॉर्स शू तो देखा होगा, घोड़े की नाल ठुकती है ना जो उसके पैर में, कैसे शेप की होती है, कुछ इस टाइप की, है ना। तो इस टाइप के शेप की ये झील होती है, इसलिए इसको नाम दिया है ऑक्सबो। क्या नाम दिया है? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक होती कैसी है, आप देख लो, मैं दिखा देता हूं एक बार, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये ऑक्सबो लेक का एक इमेज आपको सामने दिख रहा होगा। होता क्या है कि कोई नदी जो है वो जब डाइवर्जन लेकर बहती है, कि कोई बैरियर उसके सामने था तो उसने डाइवर्जन ले लिया और घूम कर बही, जैसे यहां देखो, ये नदी यहां से आई, फिर यहां से ऐसे घूम करके गई, फिर इस तरीके से गई होगी, इसका फ्लो ऐसा रहा होगा। लेकिन क्या होता है, बाय द टाइम इसके इरोजनल प्रेशर की वजह से ये एक सीधा रास्ता बना लेती है, मतलब इसके अपर्दन के बल की वजह से एक सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ बना लेती है। तो क्या होता है कि जो घूम के जा रही थी ना, अब घूम के नहीं जा रही होती, अब सीधे जाती है। बहुत सालों बाद बहुत सारी नदियां ऐसे क्या कर दिया, अपना स्ट्रेट पाथ उन्होंने डिजाइन कर लिया। तो जो उनका पहला वाला रास्ता था ना, अब वो क्या हो गया कि इसमें सिल्ट जमा हो गया इधर उसके एंड पॉइंट्स पर दोनों, तो दोनों ओर से वो सिल्ट यानी गाद, तलछट जमा हो जाने से, वो सेडिमेंट्स के जम जाने से, अवसाद के जम जाने से वो ब्लॉक हो गए, और ये पानी जो है, जो वाटर है, वो सेपरेट हो गया उसका। लेकिन ये देखने में ऑक्सबो हॉर्सशू के जैसा दिखता है या ऑक्सबो के जैसा दिखता है, इसलिए इसको नाम ऑक्सबो लेक दिया गया। तो ऐसी लेक्स को हम ऑक्सबो कहते हैं। ये भी महानंदा और गंगा के बीच में एक ऑक्सबो लेक है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बोला है दैट इट इज द ऑक्सबो लेक, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। तो ये जो झील है, पहले तो इसके बारे में याद कर लो कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ज्योग्राफी से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता आपसे डायरेक्ट करंट अफेयर में ना पूछ करके ज्योग्राफी में पूछ ले, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सबो लेक। हो सकता है ना, निम्नलिखित में से कौन सी झील ऑक्सबो झील का संरचना नहीं दर्शाती है, दर्शाती है। चार ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ये मिल गया, है ना। और नेक्स्ट क्या अचीवमेंट हुआ है भैया, इंडिया की 94th रामसर साइट आई, मतलब 1982, सुनो रे सुनो, 1982 1982 में इंडिया ने रामसर साइट में अपना एंट्री ली थी। रामसर साइट, पहली रामसर साइट इंडिया की 1982 में आई। तब से लेके अब तक 2025 तक, क्लियर, कितने 2025 तक, मतलब कितने हो गए, 38 5 तकरीबन 42 43 साल, 43, है ना। तो आप बोल सकते हैं 43 ईयर्स के लिए, है ना। इसमें हम 94 रामसर साइट्स बना चुके इंडिया में, यानी भारत में अब 94 ऐसे स्थल आते हैं जो रामसर साइट बन गए। ये रामसर साइट्स होती क्या है भैया, सुनो, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, राइट, किसी भी देश में या किसी भी कंट्री में ये जो रामसर साइट है, ये वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स को हम हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमियां। हिंदी वालों टेंशन नहीं लेना, मैं बता रहा हूं, आर्द्र भूमियां कहते हैं इन्हें। आर्द्र भूमियां यानी कि इन जगहों पर नमी होती है, जैसे कोई झील, लेक हो सकती है, कोई पॉन्ड यानी तालाब, सरोवर टाइप का कुछ हो सकता है, जहां ह्यूमिडिटी मिले, जहां ह्यूमस मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इन्हें बेसिकली पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहते हैं, यानी पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इनको। कारण क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ना, वो ह्यूमिडिटी में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं, जो उनकी प्रजाति को बचाए रखने में बहुत जरूरी होता है। मीलों की यात्रा, हजारों मील की यात्रा या ट्रैवल कर करके बर्ड्स अपने ब्रीडिंग सीजन में इन हॉटस्पॉट्स को, इन वेटलैंड्स को खोजते हैं, नमीयुक्त क्षेत्रों को, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्पेशली द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो लिविंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे प्लेनेट पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब हमने इनमें कमी आते हुए देखी, इनका पॉल्यूशन होते हुए देखा, तो हमने तय किया कि आप इसको ऐसे मान सकते हो कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्रिएट कर रहा है हमारे नेचर के लिए कहीं ना कहीं, और बहुत सारे लिविंग स्पीसीज को ये शेल्टर देता है, उनको संरक्षण देता है, उनको आश्रय देता है, अपने आप उनको बचाए रखने में, उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे इंडिया में, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। इन्हें हम बेसिकली किडनीज ऑफ लैंडस्केप कहते हैं, पता है, जो रामसर साइट्स या वेटलैंड्स होते हैं ना, वेटलैंड्स को हम किडनीज कहते हैं लैंडस्केप्स की, किडनीज ऑफ लैंडस्केप। जो किडनी हमारे शरीर में काम करती है ना, वो ये भूमि के लिए, जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके लिए किडनीज का काम करते हैं वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स जब बहुत बुरी तरीके से खत्म होते चले जा रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते चले जा रहे हैं, तब 1971 में 2 फरवरी को, कब 1971 2 फरवरी, मैं यहां लिख रहा हूं 2 फरवरी 1971 को, ईरान जो एक देश आता है एशिया में, ईरान अफगानिस्तान के पड़ोसी राष्ट्रों में है, ईरान नाम के इस देश में एक शहर आता है जिसका नाम है रामसर। उस रामसर नाम के शहर में दुनिया भर के देशों ने मिलकर एक बैठक की और यह तय किया कि हम
एक कसम खाते हैं, एक कन्वेंशन साइन करते हैं कि हम दुनिया की वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, उन्हें बचाएंगे अपनी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, राइट। तब 1971 में रामसर कन्वेंशन आया, जिस शहर में हुआ उस शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। भारत ने इसमें एंट्री ली 1982 में, जब भारत से पहले साइट आई, और अब भारत की 94th साइट आ गई है। तो ये ध्यान रखना, भारत से 94 स्थल आ चुके हैं, राइट। बिहार जो है वो 6 स्थल दे चुका है, 6 साइट्स आ गई। तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पर है, यूपी दूसरे नंबर पर है, और बिहार की अब तीसरी स्थान हो गया है सबसे ज्यादा रामसर साइट्स के लिए, राइट। ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है रामसर साइट्स में, सबसे ज्यादा यूके में है पहले नंबर पर, और फिर मैक्सिको आता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा भैया, है ना। वैसे तो चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखने में अपना कुछ नहीं जाता, राइट। एंड देन रामसर कन्वेंशन के लिए मैंने बता दिया 1971 में, ये डेट लिखी हुई है ऊपर, 2 फरवरी को, इन द सिटी रामसर। कहां? ईरान का एक शहर है जिसमें प्रोटेक्ट वेटलैंड्स का मतलब आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए किया गया था। ऑलराइट, चलिए भाई आगे चलते हैं। गोगाबील लेक के लिए मैंने आपको बता दिया है ये चीज, क्या कहते हैं इसे? बर्ड पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज इसके बारे में फैक्ट है कि 2019 में इसे बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व का मतलब होता है सामुदायिक संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है। आपको इसमें एक डाउट यह आ सकता है कि सर ये बता दो बस कि कम्युनिटी रिजर्व होता क्या है। हमने बायोस्फीयर रिजर्व सुना, हमने नेचुरल रिजर्व सुना, हमने स्टेट रिजर्व, सेंट्रल रिजर्व सुने, हमने सर कम्युनिटी रिजर्व नहीं सुना। भाई कम्युनिटी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जिसमें फ्लोरा एंड फौना, वनस्पतियों और पक्षियों या जानवरों, पशुओं का जो संरक्षण होता है, यानी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण होता है, चाहे वो कोई नेशनल पार्क हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे वो कोई आप बोल सकते हो वन्यजीव अभ्यारण्य हो या कोई सेंचुरी हो, वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटी जो उसके आसपास रहने वाली लोकल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन, जो उस जंगल के साथ एक तालमेल बैठाकर रहती है, उन जानवरों के साथ एक तालमेल बैठा करके वहां रहती है, उनकी मदद से उनका संरक्षण किया जाए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, हमसे ज्यादा वो उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के जानवरों को, पेड़ पौधों को जानते हैं, तो हमसे अच्छा कंजर्व कर सकेंगे। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्यों ना सरकार उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए। दूसरा, जब हम जबरदस्ती इंटरफियर करके इसको बचाने का काम करते हैं, तो कभी कभी हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं वहां रहने वाली ट्राइब्स लोकल और वहां के लोकल एनिमल्स के बीच में, और ट्राइब्स के राइट्स को भी हार्म करते हैं। तो सरकार ने एक नई योजना तय की थी, और वो ये तय की थी कि हम क्यों ना कम्युनिटी रिजर्व लाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में लाया गया, आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसे हम कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राइट। ये कब लाया गया था ये भी सुन लो। एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसे। 1972 में लाया गया था, एक संसद द्वारा पारित अधिनियम था। इस अधिनियम में एक अमेंडमेंट लाया गया था, एक संशोधन लाया गया था, और वो संशोधन लाया गया था 2002 में, इन द ईयर 2002। उस संशोधन में, उस अमेंडमेंट में कम्युनिटी रिजर्व्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से हमारे यहां सामुदायिक संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, और बिहार में सबसे पहला सामुदायिक संरक्षण केंद्र इसी गोगाबील लेक को बनाया गया था, इसी झील को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है भैया, इसको भी याद रखना है। क्या? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। भारत में उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी राजधानी, यानी कि नवाबों का शहर लखनऊ, जहां के लोग अपने नवाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और वहां का नवाबी अंदाज लेजीनेस में आता है, उसकी कहानी कभी और सुनाऊंगा। खैर, यूनेस्को ने लखनऊ को भारत के दूसरे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दे दिया है। यूनेस्को, दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसने लखनऊ को क्या दिया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है। क्यों दिया है? वहां की अवधी शैली के व्यंजनों और परंपराओं के लिए, व्यंजन, खाने वाली चीजें, फूड आइटम्स, राइट। ये कुकिंग आर्ट, गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है भाई? गैस्ट्रोनॉमी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द कुकिंग आर्ट्स, कुकिंग साइंस,
पाक कला या पाक विज्ञान का अध्ययन, राइट, उसके बारे में जानना। तो गैस्ट्रोनॉमी कुकिंग से रिलेटेड है। क्यों भैया? नवाबों का शहर वर्ल्ड फेमस है किसके लिए? धीमी सी आंच पर पके हुए खास तौर से नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स के लिए। कबाब, आहा हा हा, बिरयानी, क्या ही बात है, दम पुख्त, ये सारी चीजें लखनऊ की बड़ी फेमस है साहब। लखनऊ जाने इसलिए जाता है, लोग जाते ही लखनऊ में इसीलिए, और अपने इसी शैली के लिए। और ये सिर्फ वहां के खाने को नहीं दर्शाते, ये वहां की संस्कृति को, वहां की परंपरा को दर्शाते हैं जो नवाबों के जमाने से चली आ रही है। इसी संस्कृति और परंपरा को यूनेस्को ने एक पहचान दिलाई है ग्लोबली लखनऊ में, राइट। हालांकि इसके पहले कुछ आया क्या? हाँ सर आया है, निजामों का कल्चर, हैदराबाद, भारत का सबसे पहला, क्या भारत का सबसे पहला क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए रचनात्मक शहर का दर्जा हैदराबाद को दिया गया, लखनऊ दूसरा है, ध्यान रखना। बाकी ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, असल में यूनेस्को के अंतर्गत एक लिस्ट है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूसीसीएन के नाम से जानी जाती है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के नाम से। इसमें दुनिया भर में 408 शहर लिस्टेड हैं। इनमें से भारत के जो शहर आते हैं, किस फील्ड से आते हैं वो मैं बता रहा हूं। पहला है जयपुर, ये क्राफ्ट्स यानी कि शिल्प कला के लिए आता है। देन ये वाराणसी म्यूजिक संगीत के लिए आता है, बनारस घराना बहुत फेमस घराना है साहब, चेन्नई म्यूजिक संगीत के लिए आता है, मुंबई फिल्म्स के लिए आता है, फिल्म एंड मीडिया, है ना, श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, लोक कलाओं के लिए, ग्वालियर फिर से संगीत, ग्वालियर भी संगीत राजधानी रही है एक समय की, तानसेन वहां से बड़े मशहूर संगीतज्ञ हैं, ग्वालियर घराना भी बड़ा भयंकर फेमस रहा। कोझिकोड केरला में आता है लिटरेचर साहित्य के लिए, एंड हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, और अब लखनऊ भी गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो गैस्ट्रोनॉमी से 2 शहर आ चुके हैं, राइट। म्यूजिक से 3 शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्राफ्ट से 2 शहर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, लिटरेचर से 1 शहर है, फिल्म से 1 शहर है, देख लीजिए। ये लिस्ट है, ये भी याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कि इनमें से भी कुछ पुराने मुर्दे उखाड़ करके वो क्वेश्चन ले आए, राइट। चलिए, अभी फिलहाल जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को 7 पैरामीटर्स पर तय किया जाता है, 7 फील्ड्स में। इसके 7 क्षेत्र हैं जहां से किसी शहर को चुना जाता है। पहला गैस्ट्रोनॉमी, दूसरा लिटरेचर, फिर म्यूजिक, फिल्म, डिजाइन, मीडिया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आते हैं। ये 7 क्षेत्र हैं, ये 7 रीजन्स हैं, 7 फील्ड्स हैं, राइट। तो ये 7 फील्ड्स याद रखिएगा कि जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूसीसीएन है यूनेस्को का, उसमें 7 फील्ड्स में से शहरों को लिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है भैया केरला। ये थोड़ा 2-3 दिन पुराना टॉपिक है, लेकिन मुझे रूम नहीं मिल पा रहा था बीच में क्लास में, तो मैंने सोचा आज मेरे पास रूम था, मैंने सोचा आज हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी मैं स्टार लगाऊंगा। अगेन सिंपल आईएमपी, इनको मत पढ़ना भैया, लगा के रख लेना। केरला क्यों साहब? भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो अत्यंत गरीबी से बाहर आया है, अत्यंत गरीबी नहीं, अत्यंत गरीबी, सीवियर पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट है, भारत का पहला स्टेट। ये वहां के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने केरला के स्टैब्लिशमेंट डे या फाउंडेशन डे के दिन पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि सर हम इंडिया के पहले ऐसे स्टेट बने हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गए हैं। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का यहां पर बेसिक मीनिंग क्या है? तो वो कहते हैं भैया कि यहां बेसिक मीनिंग यह है कि आय यानी इनकम, फूड यानी कि खाना, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, शेल्टर यानी कि आश्रय, एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जिनके बिना जीवन नहीं जिया सकता, रोटी कपड़ा और मकान से भी आगे उठ करके कुछ और, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, क्या वो हमारे नागरिकों के पास, हमारे स्टेट में रहने वाले हर एक आदमी के पास है या नहीं? केरला पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने एक एक आदमी को चुन चुन कर, ढूंढ कर ये फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो कोई भोजन या अन्य योजना हो, चाहे वो कपड़ा वितरण योजना हो। इसके लिए केरला ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सर 2021-2022 के वर्ष में किया था सर। इसका नाम था एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। एक परियोजना बनाई थी, इस परियोजना का लक्ष्य 2025 रखा गया था, और इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए केरला स्टेट ने यह अचीवमेंट लिया है, जो उनके डिक्लेरेशन के मुताबिक हमें पता चलता है। क्या वो फील्ड्स हैं जिन पर इन्होंने फोकस किया है? क्या और राज्यों को इनसे कुछ सीखना चाहिए? हाँ, सीखना चाहिए सर। केरला स्टेट ने इस अचीवमेंट के लिए अपने माइक्रो प्लान्स पर काम किया। माइक्रो प्लान्स छोटी छोटी सूक्ष्म योजनाएं, छोटे छोटे लक्ष्यों को केंद्रित करते हुए, छोटी छोटी जनसंख्या की इकाइयों को केंद्रित करते हुए, पॉपुलेशन की छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स वर सेंटर्ड, वर फोकस्ड, एम्फेसाइज्ड टू बी डेवलप्ड। 4 pronged इंटरवेंशन। पहला इनकम, कैसा? 4 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। पहला इनकम, आय कैसे बढ़ाई जाए, स्वरोजगार लाया जाए, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड,
लोन या बिजनेस करने के लिए सहायता प्रदान करने की योजनाएं लाना युवाओं के लिए, राइट। तो इनकम जनरेशन कैसे की जाए, फूड सिक्योरिटी कैसे की जाए, ज्यादा से ज्यादा अनाज कैसे बचाया जाए, भंडार गृह बनाए जाए, अनाज का वितरण हो, सस्ती दरों पर हो, फ्री अन्न का वितरण होना है तो किसे होना है, हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां या बहुत सस्ते दामों पर दवाइयां कैसे मिले लोगों को, एंड हाउसिंग, सस्ती अच्छी और टिकाऊ दर के मकान, सभी लोगों को पक्के मकान मिले। केरल ने इन सारे लक्ष्यों को केंद्रित करते हुए अपने इस अचीवमेंट को हासिल किया और अत्यंत गरीबी के दर्जे से बाहर निकला है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हुआ है केरला, राइट। डेफिनेटली एक माइलस्टोन है, देश के दूसरे राज्यों को भी इससे कुछ समझना चाहिए। तो भैया आज के लेक्चर में हमने ये 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, इन्हें अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए बस जरूर, है ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको वही काम आएंगे, वरना ये तो गट्ठर होता चलेगा, रोज के रोज हम आते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, तो सुनने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। बहुत ही जल्द हम लोग PYQs का भी सेशन लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी देखेंगे और जनरल क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस पर भी बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।